वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी, एक ऐसा सिटी जो कि अपने आइकॉनिक लैंडमार्क और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर से भरा हुआ है। और आज हम लोग इसी शहर के वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ब्रुकलिन ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे आज से करीबन 150 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी उतना एडवांस भी नहीं हुआ करता था, तब इंजीनियरों ने ब्रुकलिन ब्रिज जैसे नायाब चीज को आखिर कैसे बना दिया। इस ब्रिज को बनाने का स्टार्टिंग आइडिया एक जर्मन बॉर्न इंजीनियर जॉन ऑगस्टोन रॉबलिन के मन में आया था। रॉबलिन ने देखा कि दो जगह मैनहट्टन और ब्रुकलिन जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक रास्ता है। रॉबलिन एक ऐसा चीज बनाना चाहता था जिसको दुनिया इससे पहले कभी देखी नहीं होगी, एक सस्पेंशन ब्रिज जो कि ट्रेन, कार्स और हजारों लोगों के हेवी लोड को भी हैंडल कर सके। इस ब्रिज का डिजाइन जॉन ए रेबलिंग ने किया था। इसे बनने में करीबन 14 साल का समय लगा था। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम 1869 में शुरू हुआ था और ब्रिज 1883 में जाके बन के तैयार हो गया था। ये ब्रिज अपने समय का एक नायाब चीज था क्योंकि इस ब्रिज में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन का यूज किया गया था। ब्रिज में गॉथिक स्टाइल टावर, ग्रेनाइट फाउंडेशन और 1860s के दशक में स्टील केबल का यूज किया गया था ब्रिज को मैक्स पॉसिबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ये ब्रिज 19th सेंचुरी में इंजीनियरों का एक मार्वल था। ये दौर था 19th सेंचुरी का जब इंजीनियरों ने मैनहट्टन और ब्रुकलिन को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया था। यही कारण है कि ये ब्रिज अपने टाइम से लेकर अब तक एक आइकॉनिक ब्रिज रहा है। हालांकि इस ब्रिज को बनाने में इंजीनियरों को मल्टीपल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। रॉबलिन का डिजाइन अपने समय का रेवोल्यूशनरी डिजाइन था। उस टाइम पे जहाँ ज्यादातर ब्रिजों में यूज होने वाले केबल लोहे का होता था, वहाँ पे रॉबलिन ने ब्रुकलिन ब्रिज को बनाने के लिए स्टील केबल का यूज किया ब्रुकलिन ब्रिज को मैक्स पॉसिबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए और न्यूयॉर्क शहर का खराब वेदर को भी झेल पाए। ब्रुकलिन ब्रिज का लंबाई 1500 फीट से भी ज्यादा होने वाला था, जो कि इसे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाता है। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने से पहले ही रॉबलिन के साथ एक दुर्घटना हो जाता है। जब रॉबलिन नाव से ब्रुकलिन ब्रिज के लोकेशन को देखने जा रहा था, तभी उसका एक पैर नाव से क्रस्ट हो जाता है। हालांकि हॉस्पिटल ले जाने से उनका जान बच जाता है, लेकिन अब रॉबलिन को टिटनेस हो जाता है और बहुत ही जल्दी रॉबलिन का डेथ हो जाता है। रॉबलिन के डेथ के बाद अब रॉबलिन का बेटा वाशिंगटन रॉबलिन चीफ इंजीनियर बन जाता है और अब वाशिंगटन रॉबलिन अपने पिता के इस ड्रीम को पूरा करना चाहता था, लेकिन उससे भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट यह था कि इस ब्रिज के टावर को बनाना। इन टावर्स को 276 फीट का बनाना था, जो कि लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और सीमेंट का यूज किया जाता, जो कि पूरे ब्रिज को एक आइकॉनिक गॉथिक स्टाइल देता। इन टावर्स को बनाने के लिए वर्कर्स को नदी के पानी के नीचे बहुत गहरा खुदाई करना होता था यूजिंग एयर टाइट चेम्बर, जिसे कॉसाइन भी कहा जाता है। कॉसाइन चेम्बर के अंदर टेम्परेचर हमेशा हाई और सिचुएशन हमेशा डेंजर रहता था, जिसके कारण वर्कर के अंदर एक मिस्टीरियस टाइप का बीमारी हो जाता था, जिसे उस टाइम पे कैसाइन डिजीज कहा जाता था, जिसे आज के दिन में डिकम्प्रेस सिकनेस भी कहा जाता है। वाशिंगटन रॉबलिन पहला था जिसे ये बीमारी हुआ था। इस बीमारी से उनका शरीर धीरे धीरे पैरालाइज्ड हो गया था। अब वाशिंगटन रॉबलिन कंस्ट्रक्शन साइट पे भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन अब इस बार उनका पत्नी एमिली रॉबलिन ने अपना हाथ बढ़ाया और अब वो कंस्ट्रक्शन टीम और वाशिंगटन के बीच एक लिंक बना के रखा, जिसके थ्रू वो अपने हस्बैंड के इंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाता था। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि इंजीनियरिंग प्रिंसिपल और वर्किंग साइट को मैनेज करना और भी बहुत सारी चीजों को। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में एमिली रॉबलिन का एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल था। उन्होंने वो सब कुछ सीखा जो कि उनको सीखना जरूरी था, फ्रॉम केबल कैलकुलेशन टू स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स। समय के साथ साथ ब्रिज बन के तैयार हो गया और एमिली रॉबलिन को एक इसेंशियल फिगर के तौर पे देखा जाने लगा इस ब्रिज के कम्प्लीशन में। फाइनली आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ब्रुकलिन ब्रिज को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया 14 मई 1883 को। उस दिन एक मैसिव सेलिब्रेशन हुआ था। हजारों न्यूयॉर्क के लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति चेस्टर ए ऑर्थर और न्यूयॉर्क के गवर्नर क्लीवलैंड ने अपने साथ करीबन 1.5 लाख लोगों के साथ इस ब्रिज को पार किया था। हालांकि ऑफिशियली इस ब्रिज को सबसे पहले पार करने वाला एमिली रॉबलिन था, जिसे एक गाड़ी में चढ़ा के पार करवाया गया था उनके डेडिकेशन के कारण। ये ब्रिज सिर्फ एक हिस्टोरिकल मार्वल नहीं है, बल्कि एक्चुअली में ये ब्रिज एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। ब्रिज का मेन केबल को बनाने के लिए 5434 छोटे छोटे स्टील वायर्स को एक साथ जोड़ा गया। ब्रिज में यूज करने वाले टोटल वायर का अगर लेंथ का बात किया जाए तो वो 5632 किलोमीटर तक होगा, अगर इसे एंड टू एंड कनेक्ट किया जाए तो।
ब्रिज के बनने के शुरुआती टाइम पे ज्यादातर लोग इस ब्रिज के ड्यूरेबिलिटी पे संदेह करने लगे थे, खासकर तब जब ब्रिज खुलने के पहले हफ्ते ही एक अफवाह फैलने के कारण ब्रिज में भगदड़ मच गई, जिससे करीबन 12 लोगों की मौत हो गई। इस अफवाह के कारण ब्रिज के मजबूती को साबित करने के लिए पीटी बार्नूम ने 1884 में 21 हाथियों के साथ एक जुलूस निकाला, जिसे ब्रिज के थ्रू पार किया गया। आज के दिन में ब्रुकलिन ब्रिज सिर्फ एक आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक पॉपुलर लैंडमार्क भी है। अभी के टाइम पे ब्रुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क सिटी का एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी है, जिसको ना जाने हर साल कितने लाखों करोड़ों लोग देखने आता है और जिसे ना जाने कितने लाखों करोड़ों फोटो में, किताबों में और सिनेमाओं में दिखाया गया है। अभी के टाइम पे ये ब्रिज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, उससे भी कई गुना ज्यादा है। ये ब्रिज इंसान के इनोवेशन, एकता और जीत को भी दिखाता है। आज के दिन में इस ब्रिज के बने हुए 100 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी ये ब्रिज एक आइकॉन है, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल प्लेस का। ब्रुकलिन ब्रिज सिर्फ मैनहट्टन और ब्रुकलिन को जोड़ने वाला एक ब्रिज नहीं है, बल्कि ये ब्रिज एक अतीत और वर्तमान को जोड़ने का एक कड़ी है। इसकी कहानी हमें दिखाती है कि दूरदृष्टि और सहयोग की भावना से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। By the way, thanks for watching this video. If you like this video, then please like, share and subscribe this channel. और आपके हिसाब से आपका फेवरेट जगह कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। By the way, जय हिंद, जय भारत।